हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए आपका एग्जाम का डेट तो आ गया है और उसके लिए वीडियो भी मैंने बना दिया है। लेकिन एग्जाम डेट के साथ साथ एनटीए ने बहुत सारे किए हैं बदलाव। ठीक है, पहला बदलाव तो ये है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड में होने वाला है, राइट। अब उसी को लेकर एनटीए ने इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है जो 54-55 पेज का है। अब उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कुछ कुछ बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है। उसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन की आज हम करेंगे डिटेल में चर्चा। एग्जाम फॉर्म भरने से पहले उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को समझना देखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज हम उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी आज हम उसको सब डिटेल में चर्चा करेंगे कि एग्जाम कब होगा, फी क्या है, क्या प्रोसीजर्स है ना, कितने सब्जेक्ट्स के हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या सिर्फ एमकॉम वाले लोग भर सकते हैं या फिर आपके 4 साल के जो बैचलर्स वाले डिग्री वाले उसका भी फॉर्म आया है। वो सारा डिटेल्स जो है वो आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में है। मैं आपको रिकमेंड ये भी करूंगा कि मैं तो 54 पेज का चीज रीड नहीं करूंगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। लेकिन आप क्या करेंगे, आप मैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाल दूंगा अपने चैनल पे या फिर आप यूजीसी के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसको डाउनलोड करिएगा और जो जो चीजें मैं नहीं बता रहा उसको आप एक बार पढ़िएगा। जो बता रहा हूं उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो नहीं बता रहा उसको पढ़िएगा और तब फॉर्म भरिएगा। ठीक है, आधे घंटे का काम है लेकिन वो आपको इम्पैक्ट देके जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन की। देखिए ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन का जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो पहला पेज है ना। यूजीसी नेट जून 2024 का आपको एग्जाम दिख रहा होगा। ये देखिए जून 2024 दिख रहा है। तो अब क्या है, इसकी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मैं आपको नहीं दिखूंगा लेकिन इंफॉर्मेशन आपको पक्की मिलेगी इस बात के, क्योंकि ये मेरा बुलेटिन नहीं है, एनटीए का बुलेटिन है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या है आपके बुलेटिन में। देखिए अगर मैं बात करूं बुलेटिन की, ठीक है, तो आप देखिए एनटीए ने इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया है। विजन मिशन कोर वैल्यूज की जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिएगा, है ना। यहां से आइएगा कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ने को मिले, क्या क्या चीजें इसमें मिलेंगी। तो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एट ग्लांस ये देखने को मिलेगा, इंट्रोडक्शन, एनटीए, यूजीसी, ये सब नहीं देखना है आपको। यूजीसी नेट थर्ड नंबर देखिए। और अब जो थर्ड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ना, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, यूजीसी नेट जून का एग्जाम क्या होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मीडियम क्या क्वेश्चन पेपर का, मार्किंग स्कीम कैसे आपको मार्क मिलेगा, ये सारा चीज, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये देख लीजिए, रिजर्वेशंस देख लीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट है। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस देख लीजिए, ठीक है, फिर एडमिट कार्ड का डिटेल्स देख लीजिए, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, क्यों आपको लगता है कि भाई साहब जो एग्जाम हुआ वो हम लोग का कैसे वो नॉर्मलाइज करेगा, तो उसका भी प्रोसीजर दिया गया है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर मेरा जो एग्जाम था मेरा नंबर तो मतलब कमी था, ठीक है, मतलब कम क्वेश्चन सही किए थे, मेरा हो गया, लेकिन मेरे फ्रेंड जो है वो ज्यादा क्वेश्चन किया था लेकिन उसका नहीं हुआ, तो क्या होगा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ये देखिएगा। रिवैल्यूएशन का क्या दिक्कत है ना, एनटीए का रूल्स क्या हुआ है ना, जो भी आउट हुआ, ठीक है, ये सब देखो। लिस्ट नेट का कौन सा सब्जेक्ट होगा और उसका लिस्ट होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन लेवल्स पर के कोड्स, है ना, कौन जगह सेंटर्स होंगे, ये सारा चीज आपका दिया गया है। तो थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम चर्चा करेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपको मिल चुका है क्या, कि भाई साहब एग्जाम जो डेट्स है वो 20 अप्रैल से 10 मई तक है। ठीक है, आपको फी भरने का डेट 2 दिन और एक्सटेंड किया गया, मतलब यानी कि 11 और 12 मई तक दिया गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि पेमेंट कैसे करेंगे, तो पेमेंट डेबिट कार्ड यूपीआई से कर सकते हैं आप। जनरल कैटेगरी के लिए और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1150 रुपए पैसा है। शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, एसटी और ओबीसी के लिए 350, सॉरी ओबीसी नहीं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए 600 है। एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 325 रुपए है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। करेक्शन विंडो जो है 13 से 15 मई तक रहेगा, ये आपको पता है। आपका सारा एग्जाम जो है, एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप सारा एग्जाम आपका एक ही दिन में कंप्लीट कर लेगा, जितने भी सब्जेक्ट्स के हैं। मान लो 83 सब्जेक्ट्स के एग्जाम एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, वो क्या करेगा, स्कूल्स में दे देगा, अलग अलग जगह में देगा, क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन मोड में होने वाला है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या होने वाला है, ऑफलाइन मोड में। ठीक है, चलो अब देखो
सारा 3 घंटे का पेपर, ये तो बेसिक चीजें, ये चेंजेस नहीं है। आ जाओ यहां से देखो क्या कह रहा है, कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग हाउ टू फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म। ये सारा आपको देख लेना है, ठीक है। एक चीज जो देखने वाली है, जो आपका ओबीसी कैटेगरी या नॉन क्रीमी लेयर या फिर आपका जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, उसके लिए ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे कि आपके लिए कहा गया है स्टेट लिस्ट ओबीसी कैंडिडेट हु आर नॉट इन ओबीसी एनसीआर सेंट्रल लिस्ट मस्ट चूज जनरल। ठीक है, इसका मतलब स्टेट के लिस्ट में अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहिए, या कि नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेशनल लेवल का। देखो इधर क्या कह रहा है, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट अवेलेबल इन द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट, यहाँ से। तो ये सेंट्रल लेवल का जो होगा वो उसको आप देख के तब ओबीसी का फॉर्म भरेंगे, अदरवाइज आप फॉर्म जनरल कैटेगरी से भरेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात पहले नहीं था, अब लिखा हुआ है, मतलब इसमें मेंशन किया हुआ है, पहले भी इसी तरीके से किया जाता था सेंट्रल लेवल पे ही, लेकिन हमने इसको मेंशन किया है। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है कि भैया फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड ओनली, फॉर्म अप्लाई करने का ऑनलाइन मोड है, याद रखना, एग्जाम का नहीं है ना। चलिए कोई भी अदर मोड में एक्सेप्ट नहीं करेगा, हो गया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, बाकी चीजें आप इसको देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं, है ना। एक नया एप्लीकेशन लेके आया है संदेश एप्लीकेशन, किस चीज के लिए सर, एनटीए से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में, थर्ड नंबर पॉइंट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एनटीए जो ले रहा है, एनईटी नेट जो है यूजीसी नेट, उसके बारे में देखो यहाँ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रखा है ना, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली समझा दे रहा हूँ क्या कह रहा है ये। यहाँ 3 कैटेगरी बताया है इसने, कौन सा, पहला जो कैटेगरी होगा अवार्ड लेटर जेआरएफ होगा और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। ठीक है, तो जब फॉर्म भरेंगे तो पहला कैटेगरी आएगा, दूसरा कैटेगरी आएगा अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन इन पीएचडी, और तीसरा कैटेगरी होगा एडमिशन इन पीएचडी। ये 3 ऑप्शन आएंगे आपके जब आप फॉर्म भरेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब उसमें जानने वाली समझने वाली बात ये है कि कोई भी बंदा सिर्फ और सिर्फ ये ना करे, देखिए मान लेते 3 ऑप्शंस दिया गया है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है, 3 बिंदु है। यहाँ बोला कि आपको जेआरएफ के लिए फॉर्म भरना है, कि असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट के लिए भरना है, कि पीएचडी के लिए भरना है। तो कोई भी बंदा ये गलती ना करे कि सिर्फ नेट को टिक कर दे या सिर्फ पीएचडी को टिक कर दे, ऐसा गलती आप ना करें। ठीक है, क्यों, क्या रीजन होगा, अगर आप जेआरएफ वाले में करते हैं तो ये लिखा हुआ है, इसमें यही लिखा हुआ है, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप जेआरएफ वाले में फॉर्म भरते हैं तो क्या होगा, जेआरएफ वाले में टिक करने से आप दोनों के लिए एलिजिबल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और पीएचडी एडमिशन के लिए भी। लेकिन अगर आपने सिर्फ फॉर्म भर दिया नेट वाला यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पे ऐसे जी बटन दिया हुआ, यहाँ क्लिक कर दिया, तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर आप जेआरएफ क्वालिफाई भी करेंगे, उतने नंबर भी ले आएंगे, फिर भी आपको नेट की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो भैया जब जेआरएफ दिया गया है तो आप पास करोगे नेट ही, कोई मतलब नहीं है उससे, जेआरएफ हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो नेट, और नहीं हुआ तो फिर पीएचडी। तो आपको पुट ऑप्शन हमेशा कौन सा करना है, आपको जेआरएफ वाला ऑप्शन पुट करना है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म भरने टाइम में ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपको जेआरएफ वाला ऑप्शन पुट करना है। उससे 2 फायदे होंगे, फायदा एक, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है और पीएचडी के लिए भी। और जो थर्ड कैटेगरी एडमिशन फॉर पीएचडी, भाई साहब इसमें तो सिर्फ मत ही क्लिक करिएगा, क्योंकि नेट और जेआरएफ बहुत जरूरी है ना, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब कुछ बातें ऐसी है, कुछ बातें क्या कहा गया है कि जेआरएफ अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि जेआरएफ अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं या आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन होगा पीएचडी में। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है ही, लेकिन पीएचडी में सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूजी नेट क्वालिफाई करते हैं तो 70% जो मार्क्स है, ये देखिए इस पॉइंट को हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं, देखिए जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी बोला गया, सेकंड कैटेगरी में कौन सा था भैया, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, ये वाला, और थर्ड कैटेगरी क्या है, पीएचडी वाला। तो क्या ये कहा गया कि थर्ड कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी में जो मार्क्स आप लाएंगे उसका 70% वेटेज जो होगा वो किसके लिए लिया जाएगा, 70% वेटेज पीएचडी के लिए लिया जाएगा, और 30% आपका जो है
इंटरव्यू का कोई वेटेज लिया जाएगा। इट मींस अगर आप 100 नंबर लाते हैं तो 30 नंबर आपका इंटरव्यू से मिलेगा और 70 नंबर नेट से मिलेगा, ठीक है। और जेआरएफ की कैटेगरी में आपका सिर्फ इंटरव्यू कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है बात? जी सर। चलिए नेक्स्ट चले। और एक बात और बता दूं कि सर जब भी आप जेआरएफ नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट और भी बहुत सारे फेलोशिप्स आपको देती है जिसके तहत आपका सिलेक्शन होगा, जैसे एनएफएससी नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। उसके बाद क्या सर, उसके बाद जो है नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट एनएफओबीसी, फिर है एनएफ पर्सन डिसेबिलिटीज एनएफपीडब्ल्यूडी। तो ये और भी कुछ आपके फेलोशिप्स है। अगर आप जेआरएफ बहुत कम नंबर से क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये फेलोशिप्स मिलेगा पक्का, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है, जो यूजीसी जून 2024 विल बी कंडक्टेड इन ओएमआर शीट। देख लो भाई साहब, ओएमआर शीट मतलब बिंदु बिंदु वाला था ना, ये वाला याद है आपको, ए बी सी डी 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन है उसको हम लोग गोल घेरा लगाते थे, इसको ओएमआर शीट बोलते हैं ना जी। मोड क्या होगा, ओएमआर बेस्ड बोलेंगे, ठीक है। पैटर्न वही पैटर्न है, पेपर 1 पेपर 2 जो दोनों 150 क्वेश्चंस का 3 घंटे के होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट सिलेबस सेम है, ठीक है ना। वो यूजीसी नेट के साथ इस पे कोई चेंजेस नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसमें कहा गया कि भैया हिंदी इंग्लिश दोनों मॉडल होगा, पेपर होगा, माध्यम होगा आपका एग्जाम देने का। अगर आपका लैंग्वेज पेपर को छोड़ के अगर आपका कोई भी गलती कंसीडर करना हो तो भाई साहब लास्ट और एकदम आखिरी प्रेफरेंस जो फाइनल डिसीजन जो एनटीए का होगा वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, ठीक है। जो आप इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूजन अगर हो तो इंग्लिश को प्रायोरिटी दिया जाएगा, माना जाएगा, ठीक है। सेम मार्किंग स्कीम वही होगा, 2 नंबर बेस होगा क्वेश्चन का, 2 नंबर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वही कह रहा देखो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए ये होगा। अब ना कैसे तैयारी करें इसका वीडियोस मैं अकेले नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा। कुछ फायदे हैं इसके, बहुत फायदा है, मतलब अगर आपको ऑफलाइन मोड में एग्जाम हो रहा है तो बहुत फायदा है, ठीक है। वो उन सारी चीजों का डिटेल में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। अभी फिलहाल देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो भाई साहब नॉर्मल है, 55% मार्क्स लेके आइए पीजी में, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। 50% एससी एसटी और ओबीसी के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, ठीक है। उसके बाद चलिए अगर आप बात करते हैं कि थर्ड जेंडर कैटेगरी से हैं तो आपका वही सेम चीज है, सेम क्राइटेरिया आपके लिए भी रखा गया है। पीएचडी डिग्री है अगर मास्टर लेवल पर 1991 से पहले तो आपको 5% और रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एक चीज आपका इंक्लूड किया गया है वो है आई पॉइंट में, कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग 4-year सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम आर इन देयर लास्ट सेमेस्टर, अगर लास्ट सेमेस्टर में भी हैं, ठीक है, जो 8 साल के सेमेस्टर पर डिग्री के प्रोग्राम में और लास्ट ईयर में भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पीएचडी के लिए ध्यान दीजिएगा, मैं ऑल्सो अप्लाई फॉर द टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। However, such candidate will be admitted provisionally and shall considered eligible for the award of JRF admission to PhD only after fulfilling the requirements candidates in the UGC। तो ये है, और क्या रहा है ये देखिए कितने दिन के लिए होगा, मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर और पीएचडी रेगुलेशन 2022 विद इन 2 years if qualified for JRF, और अगर विद इन 1 year if qualified for admission to PhD only from the date of declaration of net result, failing with the ability date disqualified। ध्यान से समझिए भाई साहब, सीधा बोल रहा है 8 सेमेस्टर वाला अगर कोई ग्रेजुएशन किया है तो वो भी एलिजिबल है, अपीयरिंग है तो भी एलिजिबल है इस चीज के लिए, जेआरएफ के लिए, मतलब आपको ये एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हैं पीएचडी लेने के लिए। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी आप एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब जेआरएफ करिए तो आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल है, 8 साल के सेमेस्टर वाला डिग्री वाला प्रोग्राम वाला बंदा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या कैंडिडेट्स विद 4 बैचलर डिग्री प्रोग्राम आर अलाउड टू अपीयर इन सब्जेक्ट, देयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो दिया हुआ है उसके हिसाब से आप अप्लाई करिएगा, ठीक है ना, पीएचडी है ना, और ये 4 साल वालों के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये देखिए इंस्ट्रक्शंस पूछे कि नेट डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस के बेस पर, जो दोनों परफॉर्मेंस करेंगे ये तो बात बिल्कुल सही है।
कह रहे जो आज जेआरएफ का एलिजिबल हैं, जो क्वालिफाई करते हैं, वो अलग अलग जगह पर आप रजिस्ट्रेशन में ले सकते हैं। उसके साथ एनएफओबीसी एनएफएससी भी आपको मिलेगा, ये भी बात है। आइए अब एग्जामिशन एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर, ये भी इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेट सेट सेटलमेंट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर किसके लिए, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इन दिस रिगार्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम नेट सेट विल बी गवर्न बाय यूजीसी रेगुलेशन एंड अमेंडेड बाय गजेटेड ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम। कैंडिडेट हुए पास यूजीसी ने जो 1989 से पहले भर लिए हैं भाई साहब, नेट क्वालिफाई कर लिए, उसको दोबारा नेट देने की जरूरत नहीं है। और 1 जून 2002 से पहले जो सेट क्वालिफाई कर लिए हैं, उसको सेट भी देने की जरूरत नहीं है। जेआरएफ का जो एज लिमिट है जनरल के लिए वो 30 साल है, कब से लेकर 1/6/2024 तक उसका 30 साल हो जाना चाहिए जनरल कैटेगरी में। ओबीसी एसटी एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि लिए नेट के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, और एडमिशन टू पीएचडी के लिए कोई लिमिट नहीं है। तीन क्राइटेरिया था ना, 3 एलिजिबिलिटी वाला, जेआरएफ के लिए 30 साल और ओबीसी एसटी एससी के लिए 5 साल रिलैक्सेशन यानी 35 साल तक। नेट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, एडमिशन टू पीएचडी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं। अब इस बात को ध्यान से समझो, अक्सर जो है लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर सिलेक्शन कैसे होता है, क्यों एनएफओबीसी का जो है रिजल्ट जो है आपका आ जाता है, बहुत कम लोगों को मिलता है, पीएचडी के बेस पर मिलता है, बहुत सारे सवाल होते हैं। अब देखो ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, इस रिजर्वेशन पॉलिसी को समझना ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप एनएफओबीसी की कैटेगरी में आते हैं। 15% सीट जो है आपका दिया जाता है एससी को, 7.5% एसटी को, 27% ओबीसी को, 10% ईडब्ल्यूएस को और 5% पीडब्ल्यूडी को। इसके बाद जो चीजें बचती है, ठीक है, वो दिया जाता है भाई साहब जनरल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, तो बस ये चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इंस्ट्रक्शंस आपका फॉर्म भरने का है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो बताया गया है, ठीक है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म भरना है कंटिन्यू बेस पर। कैंडिडेट का फोटो साइन ये सब कितना अपलोड करना है वो सारा दिया गया है, ये पढ़ लीजिएगा कि कितना से कितना केवी तक आपको चाहिए। और आपको नेक्स्ट जो है वो मैं बता रहा हूँ क्या है, आगे आइए, आगे ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेट के लिए जो सब्जेक्ट है वो ये है, आप देखिए सबका सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, एडल्ट एजुकेशन से लेकर कॉमर्स, बंगाली और आर्कियोलॉजी को है ना, कॉम्पैरेटिव लिटरेचर, ये सारे इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फोक साइंस, फोरेंसिक साइंस, ज्योग्राफी, गुजराती, हिंदी स्टडीज, हिस्ट्री, होम साइंस, ह्यूमन राइट्स, इंडियन कल्चर करना, ये सारा सब्जेक्ट सेम है। मैथिली मलयालम है ना, मराठी, मास कम्युनिकेशन, म्यूजिक है ना, ये सारा, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, ठीक है, सारे सब्जेक्ट। T3 सब्जेक्ट जो पहले थे वो अभी भी हैं, इसमें कोई लेने वाली बात नहीं है। अब ये है पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके कोड क्या दिया गया, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपका ये है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के कोड यहाँ भी दिए गए हैं, और क्या है, कहाँ कहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसका कोड है, हर स्टेट का कोड दिया गया है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये प्रोसीजर्स जो है ना, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर, परसेंटाइल स्कोर, इसको आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे प्रोसीजर होगा। इसमें कोई खास बात वैसी है नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाले सेंटर सिटीज हैं कि आप सेंटर सिटीज को जरूर ध्यान में रखें जब आप फॉर्म भर रहे हो। मैं अगर झारखंड की बात करूं, चूंकि जब ये है तो आप देखिए झारखंड में 5 जगह, बाकी अलग अलग जगह दिया हुआ है, लेकिन झारखंड में 5 जगह, जैसे बोकारो, देवघर, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, रांची, 5 3 3 6 7 जगह, सॉरी, यहाँ पे इस चीज को देखें और आप तब डिसाइड करें कि भाई साहब हमको एग्जाम कहाँ देना है, पहला प्रायोरिटी कहाँ देना है। हर स्टेट के दिए गए हैं, आप देखिए हर स्टेट के दिए गए हैं, तो आप अपना देख लें और उस बेस पर आप अपना फॉर्म भरें, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, हर जगह का। ये देखो अब कैसा आपका दिखेगा फॉर्म का, चीजें वो सारा ये देखिए दिया गया है, इसको देखिए कैसे कैसे भरना है फॉर्म, ये भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको क्लियरली मेंशन, ये देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे कैसे मेंशन है। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ेंगे आपको सारा डिटेल में पता चल जाएगा कि फॉर्म भराएगा कैसे, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या गलत होगा, क्या फोटो कितना
साइज क्या, सब कुछ इसमें डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए क्या पूछा जाएगा, कैसे आपको अपलोड करना है, कहाँ टिक क्या करना है, वो सारा डिटेल इसमें है। अब इसको एक बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, एडमिट कार्ड भी आपको दिखेगा फ्यूचर में। ये था इंफॉर्मेशन बुलेटिन, देखिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन एनटीए का, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं, कैसे अब हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। क्लियर बात? जी सर। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।